and welcome. You're watching Football Today presented by Sports Wing. मुझे कहते हैं उमर खान और FIFA वर्ल्ड कप 2022 के कल के मैचेस, क्या मैचेस हुए, मज़ा आ गया देखने में। ख़ासतौर पे इंग्लैंड और ईरान की अगर मैच की बात करें तो ईरान का मैच कम, लकी ईरानी सर्कस ज़्यादा लग रहा था। जिस तरह का स्कोर लाइन रही है, टेनिस स्कोर लाइन 6-2 की, यूजुअली टेनिस में ऐसे चल रहा होता है। फुटबॉल में तो हमें ऐसे ही 1, 2, 3 ही देखने को मिलते हैं, लेकिन 8 गोल उस मैच में हुए। व्हाट अ मैच। जबकि यूएसए और वेल्स के अगर मैच की बात करें तो अनदर वेरी फैसिनेटिंग मैच, जहाँ यूएसए ने फर्स्ट हाफ डोमिनेट किया, 1-0 पे हाफ एंड किया, लेकिन दूसरे हाफ में पता नहीं वेल्स कौन से टीके लगा के आए हाफ टाइम में कि सेकंड हाफ में दे वर कंप्लीट डिफरेंट टीम, और इनमें गैरेथ बेल को एक पेनल्टी मिली जिसके बाद 1-1 से मैच ड्रॉ रहा। गुड फॉर द ग्रुप। जबकि बात करें नेदरलैंड और सेनेगल की तो सेनेगल ने थ्रू आउट द मैच डोमिनेट किया। 83rd मिनट तक दे वर द बेटर टीम, बट जैसे मैंने कहा जी, कुदरत का निज़ाम नेदरलैंड के साथ है। आखिरी के मिनट्स में वो छलका नजर आया। इन द एंड नेदरलैंड वन 2-0। और इस हवाले से हम बात करेंगे हमारे पैनल मेंबर्स से, हमारे एनालिस्ट से, और हमारे साथ कौन मौजूद हैं। वी हैव विद अस मिस्टर अली रजा। कैसे हैं जनाब? बिल्कुल ठीक, एक्साइटेड, वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। और जिस तरह से हमने कल भी बात करी थी कि हमने तो इनफैक्ट हमने कहा था इतने गोल्स शायद नहीं होंगे, बट गोल्स पड़े, पब्लिक इज हैप्पी आफ्टर अ स्लो स्टार्ट टू द वर्ल्ड कप। कल काफ़ी मज़ा आया। एब्सोल्युटली। वी हैव विद अस मिस्टर तैमूर आमिर। कैसे हैं जनाब? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ऑल गुड। मैं तो बड़ा खुश हूँ जी, मैचेस बड़े अच्छे देखने को मिले। और मिस्टर गुल तायरानी कैसे हैं? कैसे? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। पक्की बात है, पक्की बात है। ये हमें पता है कि कितने ठीक है। बट इससे पहले कि हम सारी कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ाएं, सबसे पहले जरा नजर डाल लेते हैं कि हमारे जो फुटबॉल पंडित्स हैं इन्होंने कल के मैचेस की प्रेडिक्शंस क्या की। 2-1 नेदरलैंड्स। जी अली। I would say 2-1 as well. 3-1 to Netherlands. तो आई से 2-0 to Netherlands. I think in Netherlands. 0-0, so no goals for goal. I think 0-0 जाएगा मेरे हिसाब से भी। So I would go 1-0 Wales. 1-0 मेरा भी जो है यही है। I would say 2-1 to England. I don't know, मुझे थोड़ी सी पता है अपसेट का चांस लग रहा है, लेकिन I would still go with England. 1-0 इंग्लैंड। तो मैं जाऊंगा 3-0 के लिए। तो कोई ना कोई जो है ना मेरी दिल की बात बोल रहा है। आई वुड गो विद द सेम 3-0 टू इंग्लैंड। तो जी जनाब, तो आप लोगों की प्रेडिक्शंस तो हमने देख ली, अब जरा थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं। कौन कह रहा था कि ये ग्रुप बड़ा लो स्कोरिंग रहेगा, बोरिंग रहेगा, 1 गोल होगा? कौन कह रहा था भाई? कौन कह रहा था? आवाज आई थी लेकिन बाहर से आई थी। तो इंग्लैंड ईरान के अंदर जी आप कह रहे थे जी अली साहब 1-0 होगा। गुल ने अच्छी प्रेडिक्शन दी थी 3-0 की प्रेडिक्शन थी, और आपकी जी प्रेडिक्शन थी 1-0 की। तो इसके बाद क्या कहते हैं भाई? तो 6-2, तो व्हाट हैपेंड? आई थिंक एक चीज़ जो हमने कल भी डिस्कस करी थी वो थी कि इंग्लैंड किस तरह अपनी फॉर्मेशन सेटअप करेगा, और दैट प्लेड अ बिग रोल। और उसके अलावा एक चीज़ जिसके ऊपर हमने पहले दिन से बात करी है वो ये है कि ईरानी प्लेयर्स मेंटली आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दे वुड बी। उसका मेजर रीज़न ये है कि ईरान में इस वक्त बहुत ज़्यादा सियासी हालात ख़राब हैं। अगर आप लोगों ने कल मैच देखा हो तो जो ईरानी टीम थी उसने अपना नेशनल एंथम भी नहीं पढ़ा, और स्टेडियम के बाहर भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए। तो ये चीज़ें, ये मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मेंटालिटी जो है ना काफ़ी लो हो जाती है प्लेयर्स की, और वो कल नज़र भी आ रहा था। और विदाउट दिस इंग्लैंड वर द बेटर टीम। जो उन्होंने बहुत अच्छी टोटल फुटबॉल खेली, वेरी फ्लूइड फुटबॉल। इट वाज एक्सीलेंट टू सी द यंगस्टर्स प्लेइंग सो वेल इन द गैरेथ साउथगेट। वैसे बिफोर वी कम टू एनालाइज इंग्लैंड, जो बात अली ने की, ईरान के मैनेजर ने भी मैच के बाद आके कहा है कि इतना ज़्यादा जो है पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए फुटबॉल को, और एंड प्लेयर्स को खेलने देना चाहिए। बच्चे हैं, वर्ल्ड कप खेलने आए हैं तो, और वो नज़र भी आया उनकी परफॉर्मेंस में। ज़ाहिर है हम थोड़ा बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे थे ईरान से, बट हैविंग सेड दैट इंग्लैंड ने अच्छा खेला, और ये ऐसा मौका होता है जहाँ पे यू आर हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग। जैसे मैंने ही कहा था कि थोड़ा सा डल ग्रुप होगा और उसका इतने गोल्स नहीं पड़ेंगे, बट आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एंड आई एम हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग। एवरीवन वाज, मतलब जितने लोग थे वो सब शॉक्ड थे कि यार ये इंग्लैंड को क्या हो गया।
और आपके वाले पॉइंट पे मैं बात करने वाला था कि गुल मैनेजर ने बड़ी स्मार्टली इस चीज़ को हैंडल किया और प्लेयर्स का मोरल बूस्ट करने के लिए वाज अ वेरी स्मार्ट स्टेटमेंट। नहीं, सो इट्स वेरी गुड दे वेंट फॉर फोर द बैक। देखिए फोर द बैक उनकी खेलने से कितनी लिक्विड फुटबॉल हुई उनकी, उनके सारे जो भी क्रिएटिव प्लेयर्स है दे केम टू लाइट। और आप ये भी देखें कि हैरी केन इज नॉट जस्ट अ गोल स्कोरर ना, हैरी केन इज द प्रोवाइडर, द असिस्ट प्रोवाइडर, ही इज मेकिंग श्योर दैट एवरीवन कम्स इनटू सिंक विद द एंटायर टीम। मगर स्पेशल मेंशन टू मेसन माउंट, ऑफ कोर्स चेल्सी बॉय, एंड जूड बेलिंगम, incredible performance, outstanding performance. Bukayo Saka. Sure. I think I think that's my bias speaking, but yes, incredible performances, but especially in the first half, Tamur, जो बेलिंगम ने कंट्रोल किया Bellingham को, was- और जो Bellingham मेसन माउंट ने deserves a shout कंट्रोल out. किया है, इट वाज इनक्रेडिबल। मतलब आप ऑफ कोर्स वो जो इंजरी हुई थी 14 मिनट एट ए टाइम था, उसके साथ साथ इंग्लैंड का फ्लो तो टूट गया वहाँ पे, बिकॉज यू कुड सी जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट की गेम, दे ट्राई टू प्ले वेरी स्लो, जस्ट स्लोली गेट इनटू द रिदम ऑफ द एंटायर गेम, और फिर रिदम ऑब्वियसली उनका टूट गया जब ये इंजरी हुई ईरान की गोलकीपर की, बट आफ्टर दैट दे केम टू लाइट। अच्छा, आप लोग ये बात कल कर भी रहे थे कि जो प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, तो आप सब ने बेलिंगम का नाम लिया था कि ये लड़का शार्प है एंड ही स्टार्टेड विद द ओपनिंग। मतलब 30 मिनट तक तो वाकई ऐसा लग रहा था कि 1-0 या मैक्सिमम 2-0 ही लगा। इन्होंने ऐसे गोल्स किए हैं कि इवन जो कमाल गोल देखा वो साका का था, बाकी तो सारे लॉलीपॉप गोल्स किए हैं, मतलब इट वाज लाइक अ चाइल्ड्स प्ले। लेकिन ये जो साका वाला गोल था, आई थिंक दैट वाज समथिंग स्पेशल। कौन से वाले की बात कर रहे हैं आप, जो उसने सेकंड मैगवायर जो, जो वो उसने वॉली पे टॉप मारा। कॉर्नर पे जो थोड़ी बहुत उसका प्यारा। दूसरा गोल भी अच्छा था, इसमें ही कट इन एंड हाँ, वो solo- मेरा पर्सनल फेवरेट गोल वाज द थर्ड गोल जो इंग्लैंड ने मारा था, स्टर्लिंग वाला। उसके अंदर वो थोड़े डिफेंसिव पोजीशन में थे, थोड़ी सी टफ सिचुएशन में थे, लेकिन उन्होंने बहुत तेजी से ट्रांजिशन किया। अगेन बेलिंगम उसने फॉरेन बॉल मिडफील्ड से अटैक में पहुंचाई, और फिर केन ने एक बेहतरीन बॉल दी। स्टर्लिंग की मूवमेंट अच्छी थी, फिनिश अच्छी स्टर्लिंग थी, की finish कितनी स्टर्लिंग की अच्छी थी, finish बहुत outside of the foot अच्छी थी। first time. It was a very good team goal. एब्सोल्युटली। अब इससे ग्रुप सिचुएशन ये हो गई है कि देखें, ईरान का अब गोल डिफरेंस की बेस पे भी क्वालिफाई करना तो मुश्किल यूँ लगता है कि यूएसए वेल्स कल ड्रॉ हुआ तो उससे दोनों बहुत तगड़ी पोजीशन में आ गए, बिकॉज दे बोथ हैव टू फेस इंग्लैंड एंड ईरान। तो देयर काउंटिंग ऑन कि वो ईरान का मैच जीत जाएंगे और इंग्लैंड के साथ जो ड्रॉ कर लेगा वो आगे चला जाएगा। आई थिंक कल इंग्लैंड की परफॉर्मेंस देख के जो बाकी दो टीम्स हैं वो बहुत डर गई होंगी, क्योंकि इंग्लैंड को हमने भी पहले ये कहा था कि नेगेटिव खेलते हैं, लेकिन कल उन्होंने अपने फुल बैक्स को खुला छोड़ा, वो आगे गए। जूड बेलिंगम ने कंप्लीट डिक्टेट किया मिडफील्ड को। तो ये वाली जो मूवमेंट्स थी ऑफ द बॉल ऑन द बॉल मूवमेंट्स, इससे वेल्स और यूएसए इन दोनों की हालत खराब होगी। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन अब ये जिस तरह से मेरे हिसाब से प्लान कर रहे होंगे, कोई इंग्लैंड के खिलाफ जीत तो प्लान ही नहीं कर सकता। आई थिंक सो वो सिर्फ यही प्लान कर सकते हैं कि अगर एट बेस्ट ड्रॉ निकाल लें, वो भी दोनों टीम्स के लिए मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, बिकॉज हमने दोनों टीम्स की कल परफॉर्मेंस देखी है एंड मेरे हिसाब से वो इतनी खास नहीं थी। मगर अली, इसमें डोंट यू थिंक कि 2 गोल उन्होंने लीक किए हैं? आई थिंक दे शुड हैव एम फॉर अ क्लीन अब शीट। मैगवायर डिफेंस में है तो एक गोल तो लीक करना बनता ही वैसे है। एक शाउट टू मैगवायर, He his assisted. header in the first या and his मैं assist. दूसरा ये बोलूंगा कि मैगवायर ने कैरेक्टर बहुत अच्छा शो किया। मैगवायर को जब लाइनअप में लिया था तब भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि भाई ये क्यों खेल रहा है। मैं खुद कहता हूँ रेफ्रिजरेटर है वो पीछे एट द बैक, लेकिन सही है, उसने कैरेक्टर शो किया। इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड इंग्लिश प्लेयर्स एज ऑफ नाउ आई थिंक, बट ही डिड वेल फॉर हिमसेल्फ। देखिए, मैगवायर का मसला यही, यूनाइटेड के लिए भी साथ मसला यही है कि वो स्विच ऑफ कर जाता है। वो अच्छा भी खेल रहा होगा ना कभी मैच में, जो कि ऑफ लेट कम ही खेल रहा होता है, स्पेशली फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन अगर वो खेल भी रहा होगा ना, ही विल स्विच ऑफ। कल भी ही वाज कंट्रोल, इंग्लैंड वाज कंट्रोलिंग द गेम, वो उसने एक प्लेयर अपने पीछे जाने दिया और उसने गोल मार बट दिया। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि ये पहले मैच के बाद सारे इंग्लिश फैन बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, अभी से नाचना शुरू हो गए। इट्स एक्चुअली कमिंग होम। भाइयों ज़रा रिलैक्स हो जाओ, ये पहला मैच था। अभी आपके डिफेंस भी मजीद गोल लीक करेंगे और हर मैच में 6 गोल नहीं होते। ये वन ऑफ इट्स काइंड था, समझ लें पूरे वर्ल्ड कप के गोल आपने पहले मैच में कर लिए। ये चीज एज वेल कि जो ईरान का पहला गोल हुआ था, इनक्रेडिबल फिनिश, फर्स्ट Yes. टाइम फिनिश, मगर डोंट यू थिंक पिकफोर्ड शुड हैव डन बेटर देयर? मतलब बिल्कुल उसके ऑलमोस्ट सर के ऊपर से गुजरी है। ही कैन पुट अ हैंड आउट। आई फील लाइक निक पोप डिजर्व्स अ शाउट मोर देन पिकफोर्ड. But Pickford also, I like Nick Pope. I like what you're saying, but
एक तो ये कि उसने शॉट, इट वाज अ पावरफुल शॉट, उसने काफ़ी ऊपर भी मारा था। और उसके अलावा आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो लोग पिकफोर्ड को प्रेफर करते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस जो थर्ड गोल जिसकी हम बात कर रहे हैं केम ऑफ पिकफोर्ड लॉन्ग बॉल, तो वो एक आई थिंक एडेड बेनिफिट है ऑफ हैविंग पिकफोर्ड। राइट, आगे अगर बढ़े यूएसए वेल्स के ऊपर आते हैं। यूएसए जैसे आप लोगों ने कहा कि बड़ी एक्साइटिंग टीम है और वो फर्स्ट हाफ में अलग से दिख रहे थे, वेल्स ऑफ कलर नजर आए, वो मज़ा ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल कंप्लीट डोमिनेंस। एंड आफ्टर द हाफ पता नहीं क्या पेप टॉक की उनके मैनेजर ने या उन्होंने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया, सेकेंड हाफ में सिर्फ एक द अटेम्प्ट हुई यूएसए की तरफ से, बाकी इट वाज ऑल वेल्स। उन्होंने एक चीज़ चेंज की थी हाफ टाइम पे, वही जो हमने कल बात की थी, कीफर मूर जो कि उनके टारगेट मैन है, जो कि 6.5 फुट के उनके स्ट्राइकर हैं, उन्होंने बस डैनियल जेम्स को निकाला और उसको स्ट्राइकर खिलाया और बेल को राइट विंग पे डाला। उससे बेसिकली हुआ ये कि वो पहले डैनियल जेम्स को रखने का मकसद ये है कि वो काउंटर पे खेलना चाह रहे थे, बट वो ऑब्वियसली काम नहीं कर रहा था। क्रेडिट टू यूएसए, वो मैच के अंदर ज़्यादा उन्होंने बहादुरी दिखाई, वो क्योंकि कल हमने बात की थी कि वो पहले आप चल रहा होगा, यूएसए ने कोई इंतजार नहीं किया पहले आपका, वो जीतने के लिए आए। आई होप वो हाफ टाइम के बाद भी उतना ही अग्रेसिव रहते। आई थिंक वो थोड़ा हल्का आए सेकेंड हाफ में, लेकिन वेल्स ने अपनी टैक्टिक चेंज की, एक लंबा स्ट्राइकर डाला, उसने परेशान भी किया उनकी डिफेंस को, एंड बेल स्टेप्ड अप, वही बड़े मैच में बड़ा प्लेयर, उसने पेनल्टी जीती भी और बहुत अच्छी पेनल्टी कन्वर्ट की, क्योंकि कीपर ने सही साइड गेस की थी लेकिन वो फिर भी बॉल पे नहीं पहुंच सका। बहुत अच्छी पेनल्टी, बहुत फिजिकल गेम था कल, एंड स्पेशली इट वाज ऑलवेज जस्ट एंड टू एंड। यूएस ने भी दे शोड अ लॉट ऑफ encouragement गोइंग फॉरवर्ड शुरू वाले हाफ में, स्पेशली क्रिस्टियन पुलिसिच जिसको हमने इतना क्रिटिसाइज किया चेल्सी में, मगर यूएस टीम के लिए जैसे मैंने पहले भी बोला कि ही ऑलवेज शोज अप फॉर हिज नेशनल टीम, और उन्होंने बहुत अच्छा बॉल भी दिया टू टिमोथी वे, जॉर्ज वे तो हमारा पुराना प्लेयर है, टिमोथी वे, एंड वेरी कूल काम फिनिश टू हिज। लेकिन इस मैच के अंदर एक चीज़ और, जो जब 1-1 हो गया तो जो गेम अवेयरनेस थी यूएसए की वो इतनी शार्प थी। इफ़ यू नोटिस कि एक आखिरी के लम्हात में कीपर आगे आ गया था एंड बेल वाज लाइनिंग अप फॉर द शॉट, और उसने ज़बरदस्ती का फाउल किया ताकि वो बेल गिर जाए, गेम रुक जाए। अगर वो शॉट लेता देयर वाज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो गोल हो जाता। तो द गेम अवेयरनेस ऑफ द यूएसए बॉयज वाज क्वाइट हाई। आई थिंक यूएसए का सीन ये था, यूएसए जीत के लिए जा रहा था, उनको पता था ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, दे वांटेड द पॉइंट्स। जो यूएसए की एक मेजर स्ट्रगल थी दैट आई नोटिस्ड वाज कि उनकी जो रफली 5 प्लेयर्स हैं, मूसा, सार्जेंट, वे हिमसेल्फ, मैकेनी, डेस्ट, all of these are coming off from injuries, like they recently got match fitness, और towards the end of the game भी मूसा had cramps. I think weather का एक बड़ा important play होगा इसके अंदर, लेकिन मैच फिटनेस उनकी हाफ ऑफ द स्क्वाड की अभी नहीं है। इवन पुलिसिच को गेम टाइम इतना नहीं मिलता है चेल्सी में, अगर उसको ज़्यादा गेम टाइम मिल रहा था आई थिंक ही वुड बी 2x द प्लेयर। इस पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं कि एक तो गेम टाइम फिटनेस की आपने बात की, ये पहला मैच था, अभी ये 2-3 मैच खेल लेंगे, नॉकआउट स्टेज पे आ जाएंगे तो जाहिर है बॉडी और ज़्यादा स्ट्रेस होती जाएगी। तो अगर यहाँ अगर इंजरीज आती हैं, जो कि हमने देखा है बहुत सी टीम्स हैं वो आते ही ट्रेनिंग में इंजर्ड हो रही हैं। दिस इज व्हाई आई फील लाइक जो इंग्लैंड का कल रिजल्ट हुआ है, वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड फॉर देम, क्योंकि अब वो रोटेट कर सकते हैं ज़्यादा। अब वो दे कैन मेक श्योर कि उनकी पूरी जो 26 मैन स्क्वाड आई बिलीव है, दे कैन यूटिलाइज द एंटायर स्क्वाड एंड मेक श्योर कि सबको थोड़ा गेम टाइम मिले एंड सबको थोड़ा रेस्ट भी मिल जाए, सो दैट दे आर वेल रेडी फॉर द। अभी तो हमने मेडिसिन नहीं देखा, फोर्डन ने कल स्टार्ट नहीं किया, और काफ़ी ऑप्शन हैं उनके पास जो आई जस्ट होप साउथगेट इससे ये लेसन ले कि उसको पॉजिटिव फुटबॉल खेलेगा तो उसको रिजल्ट्स मिलेंगे, because he has a good enough team to do that, और finally we might just realize। तैमूर ने साउथगेट की बात की, तो साउथगेट एक्चुअली एक पहले इंग्लैंड के मैनेजर बने जिन्होंने 9 टूर्नामेंट विंस रजिस्टर किए हैं फॉर द कंट्री, तो कुडोस टू हिम बिकॉज वो एक बुरे फॉर्म से वापस आ रहे थे। अभी आगे बढ़े, नेदरलैंड्स और सेनेगल के मैच की बात करें तो आप लोगों ने बात की थी कि टाइट गेम देखने को मिलेगा, एंड सेनेगल ने डोमिनेट किया थ्रू आउट द मैच। फर्स्ट हाफ दे वर द बेटर टीम, सेकेंड हाफ में भी जब तक पहला गोल नेदरलैंड्स का नहीं हुआ ऐसा लग रहा था कि सेनेगल किसी टाइम भी गोल कर देगा। तो दे प्लेड वेरी वेल डिस्पाइट के जी माने नहीं थे। मसला ये था ना, गोल करने वाला नहीं था। एग्जैक्टली लेकिन क्रेडिट टू सेनेगल, उन्होंने वाकई उनके अटैकिंग प्लेयर्स ने, इस्माइला सार स्पेशली, उन्होंने माने की कमी महसूस नहीं होने दी। वो माने की पोजीशन में खेल रहे थे, लेफ्ट से कट इन कर रहे थे, बहुत अच्छा खेला। नेदरलैंड्स के कीपर ने बहुत बचाया अपनी टीम को,
और एक्चुअली 2-0 फेयर रिफ्लेक्शन नहीं है उस मैच की, जैसा Exactly. आपने कहा दे डिजर्व समथिंग फ्रॉम दैट मैच। कुदरत का निज़ाम है, द टच वाज देयर, बट हैविंग सेड दैट जो तीनों मैचेस रहे कल के बहुत अमेजिंग रहे, लेकिन इससे आप इस ग्रुप को आगे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि नीदरलैंड अपना गेम जीत गया है और जो दीगर मैचेस भी रहे वो बड़े ज़बरदस्त रहे। सो हाउ डू यू सी दीज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी मूविंग फॉरवर्ड नाउ? तो सेनेगल आई फील शुड बी इजीली क्वालिफाइंग हियर। जो उन्होंने कल क्वालिटी दिखाई है चलने से ये इन फ्रंट ऑफ गोल दे वर बिट शेकी, मगर आई थिंक इक्वाडोर और कतर के साथ दे शुड बी ब्रीजिंग थ्रू। इक्वाडोर सेनेगल आई थिंक वुड बी द डिसाइडर, क्योंकि इक्वाडोर को भी आप स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने भी बहुत क्वालिटी फुटबॉल खेली, ऑल्दो कतर वाज अ वेरी वीकर टीम, लेकिन सेनेगल इक्वाडोर मज़ेदार मैच होगा। आई थिंक सो, होना तो चाहिए, पर सेनेगल के लिए एक्चुअली काफ़ी अच्छा है कि अर्ली इन द कंपटीशन थोड़ा सा उनको एक टच मिल गया है, अब दे हैव टू बाउंस बैक, थोड़ा ऑफ द प्रेशर खेलेंगे तो दे कैन कम बैक। और उन्होंने कल दिखा दिया है कि उनके पास क्वालिटी है। डिफेंडर्स को भी शाउट आउट, कुलिबाली ने अच्छा खेला, डिफेंस अच्छी की उन्होंने फॉर द मोस्ट पार्ट। जब डिपाई आए हैं अंदर तो क्या तब जाके उनकी फॉरवर्ड लाइन का लिंकअप प्ले थोड़ा बेहतर हो गया। आई थिंक और उसके अंदर एक क्रूशियल पार्ट ये था, कोयोटे का जो सब्स्टिट्यूशन किया था उन्होंने, उससे उनको फ्रैंकी डी योंग को मिडफील्ड में बहुत जगह मिलने लगी थी। इज अ वेरी सिल्की स्मूथ प्लेयर, वो क्विक बॉल प्लेइंग है, होल्ड अप भी अच्छा करता है, इंटरसेप्शन और इंजरी भी बहुत बुरी थी। एग्जैक्टली, तो उस वजह से उनको नेदरलैंड्स को दैट एज मिल गया, दे गॉट मोर रूम टू कंट्रोल द गेम। लेकिन ये है कि जो वर्ल्ड कप के शुरू के 2 दिन में जो एक्साइटमेंट हमें देखने को मिली है, सो वेयर इन फॉर अ वेरी गुड वर्ल्ड कप। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि आगे बड़ा मज़ा आने वाला है। अब आ जाते हैं जी आज के दिन पे, फुल पैक डे है, बहुत मैचेस हैं आज, लाइन्स हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ विद अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, डेनमार्क, टूनिसिया, मेक्सिको, पोलैंड, जो कि मैं समझता हूँ आज के दिन का सबसे तगड़ा मैच है। एंड देन मिडनाइट पे फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। शुरुआत करते हैं अर्जेंटीना से, जो कि सबसे फेवरेट टीम कहा जा रहा है इस टूर्नामेंट की। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत वेल जेल्डन है, साथ खेले हुए भी हैं लड़के। दूसरी तरफ जी सऊदीया है, तो कैसे देख रहे हैं? गुल, आपसे स्टार्ट लेते हैं। तो अर्जेंटीना, जैसे मैंने पहले भी बोला, फेवरेट्स टू विन दिस कॉम्पिटिशन। आई थिंक जो भी यहाँ पे बैठे हैं, वी ऑल वांट मेसी टू विन द वर्ल्ड कप इंशाल्लाह। स्पीक फॉर योरसेल्फ ब्रो। तो इसमें आई फील लाइक सऊदी के अगेंस्ट दे शुड ब्रीज बाय। जैसे इंग्लैंड ने 6-2 किया, आई थिंक अर्जेंटीना शुड रियली शो के दे आर अ फोर्स टू बी रेकन विद, और आई सी हैवी गोल्स कमिंग फ्रॉम अर्जेंटीना इन दिस मैच। तो आराम से मुझे लगता है कि 4-0 तो होगा ही होगा। तो चलिए प्रेडिक्शंस पे साथ साथ कर ही लेते हैं। तो हमारे गुल कहते हैं 4-0 टू अर्जेंटीना। जी जनाब। प्रेडिक्शन गुल के करीब करीब ही प्रेडिक्शन होगी। आई थिंक मेरी तरफ से भी आप 3-0 ले लें। 3-0 कहते हैं तैमूर। जी जनाब। मैं थोड़ी मेसी से ज़्यादा उम्मीदें लगा लेता हूँ, तो आई वुड से 5-0। वाओ, 5-0 पॉसिबल वैसे हो सकता है, हो सकता है। आई मीन लाइक सऊदी का यू नो कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम वैसी नहीं है। जो उनके एक प्राइम स्ट्राइकर हैं अल-मुवल्लिद, वो डोपिंग टेस्ट फेल हो गया था उनका, तो वो वैसे ही बाहर हैं, तो उनकी तरफ से गोल्स के चांसेस मेरे हिसाब से कम है। प्लस अर्जेंटीना इज कमिंग ऑफ वेरी स्ट्रांगली, उनकी प्रीवियस रन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अनबीटन स्ट्रीक पे जा रहे हैं। So I think Argentina will sail this off smooth and like register themselves as like a prime contender from the start. सऊदीया के वाहिद ब्राइट स्पार्क अल दोसारी हैं, जिन्होंने क्वालिफायर्स में 7 गोल मारे हुए हैं। ब्रीफली वो विला रियाल के लिए खेले हैं। सऊदी अरेबिया का मसला है कि उनके मेजॉरिटी बल्कि तकरीबन सारे प्लेयर्स सऊदी लीग में ही खेलते हैं, एक्सपोजर नहीं है उनके पास। सेम जो कतर का मसला था। तो अब जाहिर है वो एकदम से वो इतनी, उसके ऊपर एक मसला है कि वो टिकी टाका खेलने की कोशिश करते हैं, दे वांट टू कीप द बॉल। लेकिन अब जब आप अर्जेंटीना जैसी स्किलफुल और अर्जेंटीना भी टिकी टाका ही करते हैं मोस्टली। अर्जेंटीना काफ़ी बैलेंस्ड है अपने बिल्डअप प्ले में। वो टिकी टाका से ज़्यादा मतलब वो इंट्रिकेट स्लो एंड इंट्रिकेट स्टाइल से भी प्ले करते हैं एंड डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो देयर समवेयर इन द मिडल विच इज़ अ ग्रेट थिंग कि वो दोनों चीज़ें कर लेते हैं इक्वली वेल। और सऊदी अरेबिया के लिए टिकी टाका अर्जेंटीना के अगेंस्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो फिजिकल भी ज़्यादा हैं, टेक्निकल भी ज़्यादा हैं। मेसी खा जाएगा उन्हें, मुझे लगता है। बॉल भी खा जाएगा। हाँ बिल्कुल, गुड पॉइंट, खा जाएगा। प्लस ये कि ऑल्दो वेदर का थोड़ा एडवांटेज सऊदी को होगा, लेकिन द क्वालिटी ऑफ द टू टीम्स एक मैसिव डिफरेंस है। तो आई थिंक वॉक इन द पार्क लग रहा है अर्जेंटीना के लिए। मैं अपनी प्रेडिक्शन बता दूं, मैं भी जी 4-0 के साथ ही जाऊंगा।
4 अच्छा, आप ये भी बता दें कि हम लोग जो सारी स्कोर लाइंस प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसका मकसद क्या है? जैसे रिजल्ट्स तो हमने जी बिल्कुल। तो बेसिकली हम जितनी जो स्कोर लाइन प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो यहाँ स्कोरिंग चल रही है कि एग्जैक्ट करेक्ट प्रिडिक्शन अगर किसी की होगी तो उसको बोनस पॉइंट मिलेगा, he'll get 2 points, और अगर विन या ड्रॉ की करेक्ट प्रिडिक्शन है तो उस पर 1 पॉइंट मिलेगा। और इसमें हम अकेले नहीं, आप लोग भी इसमें शामिल हैं। आप अपने कमेंट्स में अपनी प्रिडिक्शंस दें और जिसकी एंड ऑफ द वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा प्रिडिक्शंस होगी तो यू कैन विन अ मर्चेंडाइज। हो सकता है कि ये मग आपके पास हो। सो आप भी जी कमेंट्स में प्रिडिक्शंस करें और बी अ पार्ट ऑफ आवर टीम एंड आवर वर्ल्ड कप। सो ये तो जी हो गए हमारे पहले मैच की प्रिडिक्शन। कुछ ऐसी बात बताएं इस मैच में खास जो हम में से किसी को पता ना हो। आई वुड से मेसी इज द प्राइम टॉकिंग पॉइंट। हमने यही बोला, ऐसी बात बताएं जो हमें ना पता हो। मेसी का तो सबको पता है। कोई ऐसा प्लेयर, अपकमिंग प्लेयर इन दिस अर्जेंटीना जिसके बारे में लोग ज्यादा जानते ना हो। एक तो हम गुल ने मेंशन कर दिया, रोड्रिगो डी पॉल। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं उनसे क्योंकि वो एथलेटिको मैड्रिड के लिए खेलते हैं आजकल। डियोगो सिमियोनी है मैनेजर एथलेटिको के, और वो बिल्कुल उनका एक स्पेशल टाइप का प्लेयर होता है, बिल्कुल वॉरियर मेंटालिटी वाले प्लेयर्स चाहिए होते हैं उन्हें, और ये बिल्कुल उसमें फिट करते हैं। लेकिन ये उसके साथ साथ ये एक बॉल जीतने में तो अच्छे हैं ही, लेकिन ये उसके साथ साथ टेक्निकल भी हैं, बॉल कैरी भी अच्छी तरीके से करते हैं। तो एक तो ये शाउट हो गई तैमूर। और जिस तरीके से वो मेसी को प्रोटेक्ट करता है, अगर एक वीडियो भी आई थी, एक स्टूवर्ट ने मेसी को हाथ लगा दिया था ऐसे, डिपॉल फौरन उसका हाथ छीन के रिमूव कर दिया वहाँ से। सो यू कैन ऑलरेडी टेल लाइक ही इज सेटिंग अप दिस वर्ल्ड कप टू मेक श्योर कि मेसी को फुल प्रोटेक्शन मिले एंड मेसी गेट्स एज मच फ्रीडम एज पॉसिबल। और अगर मेसी को फ्रीडम मिला देन यू ओनली नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। एक स्टैट मैं और बताता हूँ जो एक इंटरेस्टिंग स्टैट है अर्जेंटीना का। कोपा अमेरिका में उन्होंने 9 फर्स्ट हाफ गोल्स मारे थे विच ऑल केम इन विक्ट्रीज, और उनमें से 4 उन्होंने पहले 15 मिनट में मारे थे। तो हम अर्ली गोल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक बार वही अर्ली गोल्स हो गए फिर सऊदी अरेबिया को थोड़ा फाइट बैक करना पड़ेगा, और उसमें फिर फ्लड गेट्स खुल जाएंगे। मुझे तो ऑलरेडी अपनी प्रेडिक्शन दिल जा रहा है मैं थोड़ी बढ़ा दूं, लेकिन चले कर सकते हैं अब तो कर दी, खैर है। चलिए तो अगले मैच पे बढ़ते हैं। डेनमार्क टूनिसिया। ऑफ कोर्स डेनमार्क यहाँ एक डोमिनेंट टीम है और ये अब यही लग रहा है कि ये भी इनके लिए एक इजी रन होगा। बट अकॉर्डिंग टू यू गाइस क्या लगता है जी? तैमूर आपसे स्टार्ट लेंगे। एक सेकंड, मैं सेकंड जा सकता हूँ। ये बता रहे हैं हमारे प्रोफेसर साहब हैं। प्रोफेसर साहब अभी पूरी तैयारी करेंगे, लेक्चर बनाएंगे, उसके बाद आएंगे। जो खास बात है स्पेशली आफ्टर व्हाट हैपेंड टू एरिक्सन लास्ट टाइम आउट, एंड जिस तरीके से वो अब वापस आया है, ही इज गॉट मैच फिटनेस। यूनाइटेड के लिए भी बहुत मैचेस अब उसने खेले हैं इस साल। तो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी कि हैविंग हिम बैक इन द स्क्वाड, और इंशाल्लाह ही परफॉर्म्स वेल एज वेल। एंड आई थिंक डेनमार्क शुड बी ब्रीजिंग बाय टूनिसिया एट लीस्ट 3-1। दूसरी चीज़ ये कि डेनमार्क ने क्वालिफाइंग राउंड्स में अनबीटन गए, उसके बाद 2020 यूरोज में दे रीच द सेमीज, तो उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी अप होगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। बाकी दे हैव अ लॉट ऑफ स्टार प्लेयर्स, सिर्फ एरिक्सन नहीं है, हॉयबर्ग है, क्रिस्टल पैलेस के एंडरसन हैं, तो दीज आर बिग नेम्स जो टूनिसिया के लिए आई थिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग साबित हो सकते हैं। तो टूनिसिया, क्योंकि डेनमार्क की तो हमें स्ट्रेंथ्स पता है, टूनिसिया में कोई ऐसा प्लेयर है जो कुछ कर जाए या कोई किसी तरह से अपसेट होने के कोई चांसेस हो? आई थिंक वी वुड ऑल एग्री ऑन कैज़री, their main Yes. striker. उनके पास एक प्लेयर और है, उसका नाम है शकीरी, जो कि जर्मनी में खेलते हैं। और नहीं, लेकिन ये जर्नल शकीरी नहीं है जिसका शायद आप सोच रहे हो। ये सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर हैं FC कॉन के, और ये अपने डिफेंस को हेल्प आउट करने के लिए पीछे आ जाते हैं और डायगोनल बॉल्स काफ़ी अच्छी निकालते हैं टू द विंगर्स। आपने जो बात की ना, तो हमारे जो आवाम वाले सोच रहे होंगे वो शकीरी, लेकिन ये आया जी वो दूसरा वाला चाइना कॉपी वाला है। तो वो बोलेंगे यार हम तो वो शकीरी समझते, तो कोई और निकला। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो भी है कि लोग ऑफ कोर्स ज़्यादातर प्रीमियर लीग और ला लीगा फॉलो करते हैं, तो जो डच लीग या जो जर्मन लीग के ज़्यादा इतने फॉलोअर्स नहीं है, और ख़ासतौर पे उससे भी नीचे आ जाए तो जो दीगर टर्किश लीग्स हैं और इन लीग्स का तो पता ही नहीं किसी को ना। वैसे एक हॉयबर्ग को भी मेंशन करना चाहिए कि वो टॉटनहम के लिए बहुत टॉप अच्छे फॉर्म फॉर्म में। सिर्फ हॉयबर्ग को नहीं, हिम, डिलेनी एंड एरिक्सन, ये इनकी मिडफील्ड ट्रायो है, और मेरे ख्याल में ये वर्ल्ड कप के बेहतर मिडफील्ड ट्रायोज में से एक है। ये किसी भी टीम के अगेंस्ट पोजेशन कंट्रोल कर सकते हैं या फिर एटलीस्ट ट्रबल कर सकते हैं उन्हें। एंड मैं एक्चुअली एक थोड़ा मतलब कह लें एम्बिशियस एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि मुझे लगता है शायद डेनमार्क के ग्रुप टॉप कर ले। ग्रुप टॉप कर, हाँ मुझे लगता है शायद ये फ्रांस से ऊपर आ जाएं, क्योंकि मुझे स्पेशली इनकी मिडफील्ड में काफ़ी, क्योंकि एक्सपीरियंस और लेग्स हर चीज़ कवर्ड है, एरिक्सन की क्रिएटिविटी है,
लेकिन ये जितने आप डेनमार्क के बैक कर रहे हैं तो फिर तो ये क्वार्टर्स तक भी जाते नजर आ रहे हैं। जा तो सकते हैं और ड्रॉ पे भी डिपेंड करता है वैसे फाइनल 16 में मिलता कौन है इन्हें। नहीं, अगर टॉप करेंगे फिर तो दूसरी ग्रुप का सेकंड टीम मिलेगी ना। लेकिन वो भी अच्छी हो सकती है, कुछ पता थोड़ी होता है। अच्छा, लेकिन इस ग्रुप की एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये वाहिद ग्रुप है वर्ल्ड कप का जिसके अंदर 2 टीम्स हैं जो कि टॉप 10 रैंकिंग्स के अंदर हैं, फ्रांस और डेनमार्क। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है कि डेनमार्क की जो किट्स हैं उसके ऊपर वर्ल्ड कप से पहले काफ़ी बात हुई थी, तो उन्होंने एक बहुत सटल सी हल्की सी सादी सी किट बनाई है अपने हिसाब से जो उनके स्पॉन्सर हैं हमिल, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कतरी ह्यूमन राइट्स वायलेशन। देन अगेन वो जिसको हम पहले बात कर चुके हैं, बट इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, दे आर ट्राइंग टू शोकेस देमसेल्व्स के यार यू नो हम खेल रहे हैं लेकिन हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं एक तरह से। नहीं कर रहे ना प्रोटेस्ट, घर चले जाए यार। तो कल भी क्रिटिसाइज करते हैं इनको और नहीं, इस वर्ल्ड कप में खास तौर पे देखा है कि हर चीज का बहुत ज्यादा फर्स्ट नहीं, आई थिंक इट्स द जिस टाइम में हम रह रहे हैं, आई थिंक उसके साथ साथ सब लोग और भी अवेयर हो रहे हैं। हमारी सोशल मीडिया वाली जनरेशन है तो सब लोग अवेयर हैं, सब लोग देख रहे हैं कि हाँ वट एवर वी डू ऑन द पिच विल शो ऑनलाइन। तो आई थिंक इसलिए इतना सारा जो है पोलिटिसाइज हो गया है इसको। लेकिन इस दफा अभी तक कोई सेलिब्रेशन मजेदार देखने को नहीं मिली। गोल्स हमने बहुत देखे लेकिन कोई ऐसी इक्वाडोर की सेलिब्रेशन अच्छी थी वो, लेकिन जाया हो गई ना। तभी और लोग नहीं कर रहे। तभी और लोग, हाँ वैसे एक ये भी वजह है, लोग सेलिब्रेट इसलिए करना बंद करेंगे, सेलिब्रेट कर ले बाद में जी झंडा खड़ा हो बेइज्जती हो जाती है। तो ये भी एक पॉइंट है। बिल्कुल आगे बढ़े जी। ये जो मैच है ये आई थिंक वुड बी अ क्रैकर। उसमें प्रेडिक्शन भी बड़ा मुश्किल है, मेक्सिको और पोलैंड। हमने वैसे डेनमार्क वाली की प्रेडिक्शंस ले ली हैं अभी। हाँ वैसे अच्छा याद दिलाया आपने। तो मेरे ख्याल से 3-1 बोला है। 2-1 कर दे 2-1 कर या दे 2-0 कर दे। सोच ले। आप सोच लें 2-0 यार, आप सोच लें। 2-0 डेनमार्क। 2-0 डेनमार्क। ओके 2-0 टू I डेनमार्क। really want to win the mug. जी हमें मग मिल रहा है वैसे। आपको तो पता ये ही मैं ले रहा हूँ भाई, ये मैं ले रहा हूँ। अच्छा चले जी, अब मिल जाएगी जी। मेरा आप 3-0 लिख लें इसमें भी। नहीं आगे टीम भी बताया ना। डेनमार्क आई वुड से डेनमार्क 3-0 टू डेनमार्क। और एक और स्पेशल मेंशन टू स्कोरर माइले कर रहे हो। नहीं स्कोरर पिक नहीं करा, लेकिन हाँ एक अच्छा प्लेयर पिक कर रहा हूँ। वाकिम माइले उनके एक विंग बैक हैं, वो मुझे लगता है एक ब्राइट स्पार्क होंगे डेनमार्क के लिए। वो काफ़ी अटैकिंग माइंडेड फुल आई बैक थिंक उन्होंने क्वालिफायर्स में सबसे ज्यादा गोल मारे। आई थिंक अराउंड 5 गोल्स उन्होंने मारे ड्यूरिंग द क्वालिफायर्स। टुनीशिया के लिए उनको मार्क करना काफी एक चैलेंज होगा। अली आपकी प्रेडिक्शन? 2-0 डेनमार्क। 2-0। अच्छा ज़्यादातर इसमें 2-0 ही गए और मेरा भी पहले से मैंने लिखा हुआ था कि मैं 2-0 ही जाऊँगा। सो 2-0 टू डेनमार्क फॉर मी। अब आते हैं जी मेक्सिको पोलैंड पे। एक जगह मेक्सिको का एक्सपीरियंस है, पुराने चावल हैं, एक तरफ पोलैंड के लेवेंडोस्की है, तो बहुत ही कांटेदार मैच है। और ये ग्रुप भी बड़ा तगड़ा है क्योंकि जी अर्जेंटीना भी इसमें है, फिर मेक्सिको, पोलैंड, तो हार्ड टू पिक के जी कौन जाने वाला है। इसमें मैं एक्चुअली पहले स्टार्ट करता हूँ सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट से। ये मैच हो रहा है स्टेडियम 974 में। तो जो हमने एक पहले बात करी थी हमारी, आई थिंक उसकी वीडियो आई है अबाउट व्हाट वुड हैपन टू द स्टेडियम्स आफ्टर द वर्ल्ड कप। तो ये एक वो स्टेडियम है जो कम्प्लीटली डिसमेंटल हो जाएगा। ओके। ये 974 रिसाइकल्ड कंटेनर से बनाया गया स्टेडियम है। Wow. ये ऐसा पहली बार हुआ है। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग वेन्यू और मैच भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस पे। तो पोलैंड और मेक्सिको, जैसे आपने कहा, मेक्सिको फॉर सम रीजन दे टर्न अप इन द वर्ल्ड कप। वो कुछ ना कुछ करते हैं रिगार्डलेस। उनकी जो साउथ अमेरिकन स्टाइल ऑफ फुटबॉल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। क्विक फ्लोज होते हैं, पासेस होते हैं, बहुत डिटरमिन्ड होते हैं, टैकल्स वेरी शार्प, Too much passion. टू मच पैशन, जैसे गुल ने कहा। दूसरी तरफ लेवेंडोस्की हैं और लेवेंडोस्की का सीन ये है कि उन्होंने 2018 के वर्ल्ड कप में कोई गोल नहीं मारा था। और इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, 2018 के वर्ल्ड कप के बाद से लेवेंडोस्की एक वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने 211 गोल मारे। मैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आने वाला था कि 18 से 22 में हमने एक अलग ही लेवेंडोस्की देखा है। इसमें इनफैक्ट जो दूसरा बंदा है जिसने ज़्यादा गोल मारे हैं 2018 के वर्ल्ड कप के बाद, वो काइलिन एम्बापे हैं। इन्होंने 2011 से 42 गोल्स लेस देन लेवेंडोस्की हैं उनके। तो इट शोज के लेवेंडोस्की इज इन प्राइम फॉर्म राइट नाउ। आई थिंक बार्सिलोना के लिए भी इस सीजन उन्होंने 18 गोल मार दिए। और ओवरऑल यूरोप टॉप 5 लीग्स में हालैंड और एम्बापे के उनसे सिर्फ गोल ज़्यादा हैं। तो ये इस सेंस में लेवेंडोस्की के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑब्वियसली ही वांट्स टू एंड हिज लेगेसी एट अ वेरी हाई नोट। लेवेंडोस्की के अलावा भी जो उनके इर्द गिर्द प्लेयर्स हैं, दे आर वेरी स्ट्रांग। They have good players. They have Zielinski who will provide a lot of service. उसके अलावा डिफेंस में भी उनके पास कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं।
सबसे जो अच्छी चीज़ है लेवेंडोस्की के लिए वो ये है कि पोलैंड क्रॉसेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है अपने गोल्स मारने के लिए, और लेवेंडोस्की अल्टीमेट पोचर है दुनिया में इस वक्त। तो उसका मेरे पास एक स्टैट भी है एक्चुअली, उन्होंने अपने क्वालिफायर्स में 28 चांसेस क्रिएट किए ऑफ क्रॉसेस और उसमें 11 असिस्ट मिली हैं। तो मतलब बॉल्स आ रही होंगी इनटू द बॉक्स, तो लेवेंडोस्की को मतलब मुझे लगता है काफ़ी जॉय मिल मैं सकता इसमें है। एक चीज़ ऐड करूंगा कि पोलैंड ने वर्ल्ड कप्स में ओपन प्ले से कोई गोल ही नहीं मारा है। उनका आज जितने लास्ट 5 गोल्स आए हैं वो सेट पीसेस से आए हैं, और जो एक ओपन प्ले पे उन्होंने गोल मारा था वो 20 साल पहले मारा था। ओके तो इतने सारे तो इनमें से इनकी स्क्वाड के मेंबर पैदा भी नहीं हुए होंगे। मुझे बताएं कि हमने बात तो कर ली पोलैंड की, मैक्सिको को भी बड़ा हाई रेट किया जा रहा है बिकॉज दे गॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स। हाउ डू यू सी मैक्सिको टर्निंग अप, और इस मैच के अंदर क्या चीज़ है जो मैक्सिको करनी चाहिए टू स्टॉप लेवेंडोस्की? देखिए लेवेंडोस्की का मसला व्हाट आई फील जो पोलैंड वाले साइड में है कि ही डजंट टर्न अप फॉर हिज इंटरनेशनल टीम। जो ही व्हाटएवर ही डज एट क्लब लेवल इट्स बिकॉज ही हैज़ इर्द गिर्द सर्विस मिलती है उसको, मगर जो पोलैंड की लाइनअप है आई डोंट सी दैट मच क्वालिटी इन देम टू प्रोवाइड दैट एक्स्ट्रा सर्विस टू लेवेंडोस्की राइट नाउ एज वेल। जैसे अली ने बोला 2018 में भी ही डिडंट गेट अ सिंगल गोल, एंड आई फील समथिंग सिमिलर विल हैपन ओवर हियर कि उसको शायद एक गोल मिल जाए इस वर्ल्ड कप में, मगर उससे ज़्यादा आई डोंट सी हिम गेटिंग अनलेस ही गेट्स मोर पेनल्टीज। मगर आई डोंट सी पोलैंड क्रिएटिंग दैट मच टू बी वेरी ऑनेस्ट। They have Matty Cash as well at right back or right wing back depending on what formation they play, तो वो भी सर्विस दे रहा होगा लेवेंडोस्की को, मगर उसकी सर्विस क्वालिटी वाली होगी आई You're right, डोंट you're right. थिंक वैसे सो। और इसके अगर वो अंदर- सिर्फ डिपेंडेंट है क्रॉसेस पे, फिर दिस शोज कि मैक्सिको शुड बी एबल टू स्टॉप देम क्वाइट इजीली। अगर उनकी एक ही मेथोडोलॉजी है कि हम बस राइट विंग बैक या लेफ्ट विंग बैक से क्रॉस स्विंग करेंगे। तो क्या देख रहे हैं जी, प्रेडिक्शंस पे आ जाते हैं। आई थिंक ये 0-0 जा सकता है बिकॉज मैक्सिको का एक सीन है कि थर्ड राउंड ऑफ कॉन्कैकाफ क्वालिफायर्स में उन्होंने 8 क्लीन शीट्स रखी थी। मेंटेलिटी में ये कहूँगा कि इस वक्त थोड़ी सी डाउन हुई भी है बिकॉज दे लॉस्ट देयर लास्ट 3 फ्रेंडलीज, और जो उनके मैनेजर हैं, ये हमने पहले शो में बात की थी, जेरड मार्टिन, उन्होंने अपने आप को बोला मैं पब्लिक एनिमी नंबर 1 हूँ क्योंकि मुझे इतनी गालियाँ पड़ी हैं। तो मेरे हिसाब से 0-0 ही जाता हुआ नजर आ रहा है। 0-0 ओके कुल। आई थिंक 2-1 टू मैक्सिको। 2-1 टू मैक्सिको ओके जनाब। I think I'll go 2-1 to Mexico as well. 2-1 टू मैक्सिको With Lewandowski scoring that one goal from a penalty. ये भी मैं ओके मतलब ये इसने ये तो इतनी सारे डिटेल दो कर दी मत लेके जाएंगे, मुझे लग रहा है। 3 पॉइंट वाली प्रेडिक्शन कर दी है इन्होंने। अच्छा मैं Okay. मेक्सिको के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मेक्सिको ने अपने पिछले 7 वर्ल्ड कप कैंपेन्स में हर बार वो ग्रुप स्टेज से थ्रू हुए हैं, लेकिन हर बार वो राउंड ऑफ 16 में निकल गए। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग, तो मतलब एक तरीके से वो ये ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहेंगे भी और नहीं भी, वो मतलब ग्रुप स्टेज से तो आगे जाना चाहेंगे लेकिन वो राउंड ऑफ 16 में निकलना नहीं चाहेंगे। अच्छा जी आई विल, वैसे तो मेरा 1-0 का दिल चाह रहा है लेकिन आई विल गो विद 2-1 टू पोलैंड। तो और ये मेरी इसकी बात हो गई। अब आते हैं जी फाइनल गेम पे आज के दिन के, मिडनाइट फ्रांस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑलरेडी हमने फ्रांस काफ़ी बात की है, ज़ाहिर डिफेंडिंग चैम्पियंस है लेकिन इंजरी प्रोन टीम रही, और फिर बिल्कुल पहले मैच से पहले मेन बंजीमा भी बाहर हो गए जो कि इस वक्त के स्टार प्लेयर हैं, सबसे ज़्यादा हाइप थी उनकी, एंड जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप ही गॉट इंजर्ड। तो अब फ्रांस की क्या सूरत हाल दिख रही है? ऑल्दो देव गॉट बिग नेम्स, नाम बहुत बड़े, लेकिन क्या ये एक साथ जेलिन हो के वो कॉम्बिनेशन वो फॉर्मेशन प्ले कर पाएंगे? आई थिंक डेफिनेटली कर पाएंगे। वेदर दे गो फार और नॉट इन द कॉम्पिटिशन मुझे इतना नहीं लगता, शायद क्वार्टर्स में ही बाहर हो जाएं जो मेरा ख्याल है। ग्रुप को तो इनको टॉप करना चाहिए, नो इफ्स एंड्स और बट्स अबाउट दैट। मगर इनका एक की प्लेयर जो है वो लेफ्ट विंग बैक पे या लेफ्ट बैक पे थियो हर्नांडेज जो एसी मिलान के लिए खेलता है, ऑलवेज बॉम्बिंग डाउन द विंग, इनक्रेडिबल स्पीड, और जो वो असिस्ट प्रोवाइड करेगा आई फील लाइक टू जरूर जो उसका मिलान का टीममेट भी है, आई फील लाइक दैट्स गोइंग टू बी अ की पार्ट ऑफ दिस फ्रांस स्क्वाड। और फिर ऑफ कोर्स यू हैव एम्बापे up there as well. क्योंकि एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि स्टार्टिंग 11 क्या होगी, दैट इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन। इनफैक्ट मैं और तैमूर पहले यही बात कर रहे थे कि स्टार्टिंग 11 इनकी इस वक्त इतनी इंजरीज हुई नहीं है, तो इट्स नॉट श्योर कि हाउ दे वुड गो, बट द वे इट लुक्स लाइक कि एम्बापे, ग्रीजमैन, जिरू और उस्मान डेम्बेले के साथ ये जा सकते हैं विद फ्लोइंग फुल बैक्स दैट कैन क्रिएट द बॉल्स एंड देन कैन गिव देम मोर चांसेस इन द बॉक्स। Rosa, don't you feel like they would prefer Griezmann for that experience?
I think yes, Griezmann क्योंकि would be डीजे the- डेशम्स अब वैसे ही इतना Griezmann fan है। Griezmann को rate भी aggressive करते नहीं खेलता, so I don't see him selecting Chances तो Dembele. हैं। वैसे हाँ, I feel like कि गेम टाइम ज़रूर वो देना चाहेंगे डेम्बेले को, बिकॉज दे नो कि ऑफ द शेल्फ लेटर लाने से बेहतर है इस मैच में दे दो, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका पहला भी एक मैच हो चुका है 2018 के वर्ल्ड कप में इन ग्रुप स्टेज, जो कि फ्रांस 2-1 जीत गया था। लेकिन मुझे दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि बैक फोर क्या होगी, तो उस पर जैसे मैं ये भी और तैमूर कंफ्यूजन बात है कि कर रहे थे। बैक 4 होगी या बैक 5 होगी। फ्रांस अपने पिछले कुछ मैचेस बैक 3 के साथ खेलते आया है, मतलब बैक 5 के साथ, लेकिन पिछले 3-4 मैच वो ऐसे खेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद से इतनी इंजरीज हुई हैं उनको, एट द बैक आगे भी हुई हैं, एट द बैक भी हुई हैं, कि अब मुझे लगता है उनके पास 3 डिफेंडर हैं ही नहीं सेंटर में सेलेक्ट करने के लिए। तो हो सकता है उन्हें मजबूरन बैक 4 पे जाना पड़ जाए, बल्कि उनके मैनेजर ने हिंट भी किया है इसकी तरफ। क्योंकि अगर देखे जाए फ्रांस की टीम को, तो इस वक्त जो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो अभी भी उनके फॉरवर्ड्स ही हैं। डिस्पाइट बेंजीमा की इंजरी अभी भी वो अपने फॉरवर्ड्स पे ही डिपेंडेंट है। मिड और डिफेंस हल्का है एज कम्पेयर टू द 2018 की फ्रांस। तो ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो वो एग्रेसिव ही खेलेंगे, लेकिन एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस ये चीज़ उनकी एक्सपोज हो सकती है। बिल्कुल आई थिंक टूर्नामेंट जैसे प्रोग्रेस करेगा उसमें ये होगा कि वर्ल्ड कप विनर्स कर्स कितना सामने आती है, बिकॉज ग्रुप स्टेजेस में यूजुअली वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स गेट आउट। इनके ग्रुप में बाकी दो टीम्स कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया और टूनिशिया, जो कि दोनों बड़ी हल्की टीमें हैं, तो उनमें से नहीं, फ्रांस है आज तो ऑस्ट्रेलिया से, दूसरी और दो कौन सी? डेनमार्क एंड ट्यूनीशिया। डेनमार्क एंड टूनिशिया, सॉरी डेनमार्क एंड टूनिशिया। अब ऑस्ट्रेलिया और ट्यूनीशिया में से तो वही डेनमार्क को तो मैं एटलीस्ट थ्रू जाते हुए देख रहा हूँ। मैंने तो ये क्लेम किया कि शायद वो टॉप टॉप कर कर लें, जाए। तो मैं उनको एटलीस्ट थ्रू तो जाते हुए देख ही रहा हूँ। तो फिर टूनिशिया और ऑस्ट्रेलिया बचती हैं। अब द कर्स इज रियल, आई एग्री, और उनकी इंजरीज जो चल रही हैं उससे लग भी रहा है कि वाकई वो कर्स और हैं। क्योंकि जो वेदर है उसमें मजीद हो सकता है आज के मैच में 2 और इंजर्ड हो जाए, तो ये यू नेवर नो। बट ऑस्ट्रेलिया की टीम वैसे अगर आप देखें तो फ्रांस का भी वेदर इज नॉट वेरी लो, मतलब इतनी ठंड नहीं होती वहाँ पे। उनके जो सदर्न रीजन है वहाँ पे भी काफ़ी गर्मी हो जाती है, सो आई डोंट थिंक दे शुड हैव मच ऑफ एन इशू वेदर के हिसाब से। मिडिल ईस्ट की गर्मी से आप कंपेयर कर नहीं सकते। फ्रांस में इंग्लैंड के आगे ही है, इतना ज्यादा। उसके अलावा फ्रेंच प्लेयर्स फ्रांस में भी खेलते हैं, लेकिन हर जगह ही खेल रहे होते हैं, दुनिया भर में खेल रहे हैं। लेकिन मेजरली वो ज्यादातर यूरोप के आसपास ही हैं, तो वो वेदर कंडीशन तो है फॉर श्योर। अब ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ है एक्स फैक्टर, क्योंकि उनके प्लेयर हो या ना हो, लेकिन जो ऑसी ब्लड है वो स्पोर्ट्स में दे आर फाइटर्स। वो आखिरी सेकंड तक लड़ेंगे, चाहे जीत रहे हो हार रहे हो, तो वो आप यू कांट स्नैच दैट क्रेडिट फ्रॉम देम। तो कुछ कोई एक्स फैक्टर है ऑस्ट्रेलिया टीम में? आई थिंक एक्स फैक्टर तो नहीं है। उनका एक मिडफील्डर है एरन मुई, वो एक टाइम पे सिटी में होते थे, आजकल सेल्टिक में है। और उनके एक कीपर है, उनके कीपर है मैट रायन, जो कि एक ज़माने में ब्राइटन में हुआ करते थे। ये थोड़े से प्रॉब्लम सबकी एफपीएल टीम्स में हाँ, हम सबकी एफपीएल टीम में हुआ करते थे। और उनके ज़्यादातर प्लेयर स्कॉटिश लीग में खेलते हैं। बट वही एज सच कोई स्पार्क नहीं है जिसके बारे में हम बोलें कि यार ये फ्रांस की डिफेंस को ट्रबल कर सकता है। इतना कोई एक्साइटिंग कोई प्लेयर नहीं। लेकिन यूजुअली होता क्या है वर्ल्ड कप्स में, ऐसे ही अननोन टीम्स और अननोन प्लेयर्स ना धूम मचा देते हैं। बिल्कुल। तो वेयर पता नहीं क्यों फीलिंग है वेयर इन फॉर अ सरप्राइज। मुझे मेरी गट फीलिंग हमेशा बोलती है। मुझे वैसे लग रहा है क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है उनकी लाइनअप को लेके, और उन प्लेयर्स को आपस में भी उस तरीके से केमिस्ट्री बिल्ड करने का नहीं टाइम मिला होगा। जो भी 11 खेलेगी वो थोड़ी सी नई ही होगी रिलेटिवली। तो मुझे लगता है कि इस मैच में फ्रांस शायद फिगर आउट कर रहा होगा चीज़ें। अब देखते हैं वो उसमें उनका रिजल्ट वो ले पाते हैं या फिर एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया शायद एक पॉइंट निकाल ले इस मैच में, ये देखना पड़ेगा। तो प्रेडिक्शंस पे आ जाते हैं जी, स्टार्टिंग फ्रॉम अली। आई थिंक 2-1 टू फ्रांस। 2-1 टू फ्रांस। जनाब तैमूर? आई थिंक आई विल गो 2-1 टू फ्रांस एज वेल। 2-1 टू फ्रांस। गुल? और डिफरेंट कर देते हैं 2-0 टू फ्रांस। 2-0 टू फ्रांस। मैं इनके साथ स्टिक रहूँगा। 2-0 टू फ्रांस फॉर मी एज वेल। ये तो सारे मैचेस की आज की बात हो गई, प्रेडिक्शंस भी हमने ले ली। बट अब जरा बात करते हैं कि आवाम क्या बात कर रही है, ट्विटर पे क्या चल रहा है, मीम्स क्या बन रहे हैं। तो एक तो भाई जो मैंने देखा मुझे बड़ा मजा आया, वो कि अगर रोनाल्डो पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए खड़े होते तो क्या होता। मतलब ऑन द स्क्रीन यू कैन सी इस वक्त के लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस। रोनाल्डो चांडी हो। इस पे देखिए हमारी आवाम बहुत क्रिएटिव है और ऐसी
मतलब मीम्स सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान में ही मिलते हैं। ओनली इन पाकिस्तान। हमसे ह्यूमर में, अपनी खुद की बैंड बजाने में, मतलब ये अपनी एंजॉय करते हैं अपनी बैंड बजा के। तो आई थिंक पाकिस्तानी दे हैव गॉट अमेजिंग ह्यूमर, ह्यूमर में बड़े आगे हैं, डार्क ह्यूमर है ना, डार्क ह्यूमर एज वेल। तो दैट वाज वन थिंग। और कुछ ही हैपनिंग रही तो बताएं। आई थिंक 2 छोटी-छोटी कंट्रोवर्सी थी। एक यूएसए फैन थे, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि वो एक टी शर्ट पहन के गए, उसके ऊपर थोड़ा सा रेनबो कलर था, तो उनको स्टेडियम में एंट्री नहीं होने दिया। उसके ऊपर एज यूजुअल वेस्टर्न प्रेस बड़ी पागल हुई हुई है कि यार ये तो प्राइड की रिलेटेड रेनबो शर्ट भी पहन रहे हैं तो अंदर नहीं आने दे रहे। तो अपेरेंटली उनको कतरी सिक्योरिटी ने बोला था आप जाएं, टी शर्ट बदल के आएं, फिर आपको जाने देंगे। तो वो एक कंट्रोवर्सी है। मजे की बात ये, एवरी डे देयर इज अ कंट्रोवर्सी इन दिस वर्ल्ड कप, और एंड स्पेशली अराउंड ये जो प्राइड वाले और हाईलाइट भी ज्यादा हो रही है। वो मेरे ख्याल से फस ज्यादा मचा रहे हैं, मतलब वर्ल्ड उसमें मीम्स भी अच्छी बन रही है। जो फ्रैंकी डियोंग की बॉल फीलिंग कल हुई थी उसमें भी प्राइड का झंडा लगा है। if we can show that on the screen right now, तो बिल्कुल हाँ ये देख सकते हैं हम किस तरह से, मतलब फुल परफेक्शन भाई। और कैमरामैन की दाद देनी चाहिए, क्या कैप्चर किया मोमेंट। सरप्राइजिंग चीज ये है कि उसी चैलेंज में चेको कुयाटे इंजर्ड हुआ है। बिल्कुल, अच्छा, स्ट्रेचर पे गया है बेचारा, क्योंकि तो ऐसा ऐसी कौन सी रग दबा दी थी भाई। जिस तरीके से वो गिरा है ना, आई थिंक उसमें हुआ, बट ऑब्वियसली वो मुझे लगता है शॉक में गिरा है उसका आफ्टर शॉक लग गया उसको। बट एक और चीज थी, वो जो एक क्राउड रिलेटेड पोस्ट आई थी, वो क्या नेदरलैंड्स और सेनेगल के गेम में ये था कि वो जो स्टेडियम है उसकी कैपेसिटी सेट टू बी 40,000, और द कतरी ऑफिशियल सेट के जो आज जितना क्राउड आया हुआ है वो है 41,000 समथिंग एंड अ फ्यू हंड्रेड्स। तो उसके ऊपर फिर वेस्टर्न प्रेस शुरू होगा कि यार ये तो इनसे, क्योंकि वर्ल्ड कप हो ही नहीं रहा, अपना सक्सेस दिखाने के लिए ये फेक स्टेट्स ठोके जा रहे हैं। तो दैट्स अनदर थिंग टू लुक एट। ओ गायबाना ऑडियंस थी ना भाई, कुदरत के निज़ाम की भी तो एक वो प्रेजेंस होगी ना, हो सकता है। बट ऑन अ सीरियस नोट ये भी पॉइंट है, क्योंकि वी सॉ दिस ऑन सोशल मीडिया, पॉसिबिलिटी है कि तस्वीर किसी और मैच की हो और वो इस तरह कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे एवरीथिंग दैट यू सी इज नॉट ट्रू। हो सकता है क्योंकि एक तो चीज प्रूवन है, फैक्ट है कि प्रोपेगेंडास तो चल रहे हैं, वो इतनी सी बात है उसका फस ज्यादा मचा रहे हैं, और किसी ना किसी तरह से कतर को हर मैच के बाद वे सीइंग द ब्लेम गेम कि भाई इनसे ये मैनेज नहीं हो रहा, इन्होंने ये खराब कर दिया, इसने इसको रोक दिया। तो वो तो चल रहा है। नहीं, वो तो कैप्टन्स भी डर गए थे। बिल्कुल, हम कंट्रोवर्सीज तो मतलब ये चाह के भी वर्ल्ड कप दूर नहीं रह पा रहा कंट्रोवर्सी से। एक बड़ा एक स्कीम चल रही थी, समझ लें, जो काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज थी, जिसके अंदर इंग्लैंड शामिल थी, नेदरलैंड शामिल थी, और कौन सी, जर्मनी शामिल थी। ये लोग वेल्स ये लोग सोच रहे थे कि वन लव आर्म बैंड इनके कैप्टन्स पहन के आएंगे, लेकिन इस पे फीफा ने फौरन जो है एक उनको सैंक्शन का थ्रेट दे दिया कि अगर आप आएंगे पहन के तो आपका जो कैप्टन होगा, अगर वो पहन के आए तो वो मैच स्टार्ट येलो कार्ड पे करेगा। कल मैच से पहले पूरे वक्त यही बात हो रही थी, क्या हैरी केन पहन के आएंगे आर्म बैंड या नहीं पहन के आएंगे। तो क्या पहन के वो नहीं पहन के आए। उस पर स्पेशली वर्जिल वैन डाइक जो कि नेदरलैंड्स कैप्टन है, उन्होंने आके स्टेटमेंट दी है कि मैं एक सेंट्रल डिफेंडर हूँ, मैं येलो कार्ड पे मैच नहीं स्टार्ट कर सकता क्योंकि मेरे बड़े अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ जाऊंगा, मैं फिर चैलेंज करते हुए डरूंगा। एक रॉय कीन की बड़ी स्टूपिड स्टेटमेंट थी जो उसने दी पोस्ट मैच, कि उसने बोला कि हैरी केन को अगर इतना ही है तो पेन के मतलब येलो कार्ड ले देता, कोई इशू थोड़ी था। मैंने सॉरी अगेन उसमें यही है कि प्लेयर डजंट वांट टू रिस्क गेटिंग अ येलो कार्ड सो अर्ली ऑन। मेरे हिसाब से तो डर गए। मैंने भी एक गे राइट्स एक्टिविस्ट जो कि एनालिसिस करते हैं स्पोर्ट्स पे, उनकी मैंने स्टेटमेंट सुनी थी। वो कह रहे थे कि प्लेयर्स जो है डाइव करके येलो कार्ड ले लेते हैं, गोल सेलिब्रेशन में येलो कार्ड ले लेते हैं, रेफरी से बहस करने में येलो कार्ड ले लेते हैं, तो ये तो एक कॉज के लिए थी, आप इसके लिए भी येलो कार्ड ले लेते हैं। लेकिन अगेन दैट्स अप टू द प्लेयर। आई एग्री विद गुल कंप्लीटली। एनालिस्ट की ओरिएंटेशन क्या है वैसे? ही वाज गे। हाँ तो बस जाहिर है, तो वो तो जज्बात बोल रहे हैं ना भाई के। बट हैविंग सेड दैट, एक चीज जहाँ सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम ये नहीं डिनाई कर सकते कि जो कतर ने अरेंजमेंट्स किए हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। यहाँ तक कि पॉलिश टीम को उनके जेट्स ने, जो कि फाइटर जेट्स थे, उसने एस्कॉर्ट किया उनके प्लेन को। तो इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। उसकी वजह तो एक्चुअली यही थी कि 2 दिन पहले ही कुछ या 3 दिन पहले रशिया का एक यूक्रेनियन मिसाइल था, बोला रशिया का गया था कि लगा है पोलैंड में आके, तो उनको डर था कि उनके जहाज पे कुछ अटैक ना हो जाए, सो दे इंश्योर्ड सिक्योरिटी। बिल्कुल, तो ये बात भी तो हाईलाइट करने की है ना कि वो कितना ज़्यादा प्रोटोकॉल्स भी दे रहे हो। इस बारे में कोई बात नहीं करे, क्रिटिसाइज पे आ गए। खैर, प्रेडिक्शन हमारी आज की मिल गई है।
और बहुत ही एक्साइटिंग डे क्योंकि 4 मैचेस हैं। तो आज के दिन में समझ लें कि 8 आवर्स ऑफ फुटबॉल ही मिलने वाली है हमें नेक्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर। तो लेट्स जस्ट गेयर अप फॉर दैट, और क्या रिजल्ट्स होंगे उस पर देखेंगे कल, किसको कितने पॉइंट मिलते हैं। तो आप लोगों से अच्छा सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इससे पहले कि हम लोग रैप अप करें, मैं प्रोफेसर साहब एंड में ना इनको जरूर कुछ ना कुछ बोलना होगा। मैं गुल का थैंक यू करना चाहता हूँ। उसकी तबीयत आज काफ़ी ख़राब थी, हम सबको पता है, लेकिन वो फिर भी लास्ट मिनट आ गए शो के लिए। मैं डिटेल नहीं दे सकता कि इनकी तबीयत में क्या लास्ट मिनट एंट्री एक बात बताऊं कि जो सूरत है ना वो बड़ी नाजुक थी और उस नाजुक सूरत हाल के अंदर ये भाई ने प्रोग्राम किया तो जा रहे थे ये। हाँ, सो थैंक यू गुल फॉर कमिंग एंड आप लोगों से अब मुलाकात होगी कल। अनटिल अनलेस भाई को कुछ और नहीं बोले पक्की बात कर लो है ना। ओके, तो फाइनल जी आप लोगों से होगी मुलाकात हमारी कल के दिन फुटबॉल टुडे में। और स्पोर्ट्स विंग को सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखिएगा। कमेंट्स के अंदर अपनी प्रेडिक्शन ज़रूर बताएं। एज आई सेड प्रेडिक्शंस ठीक हुई, एंड में मिल सकता है आपको ये वाला मग, और आप हमारे पार्ट भी रहेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। आपके नाम भी हाईलाइट होंगे, आपके प्रेडिक्शंस भी हाईलाइट होंगी, जिनकी ऑफ कोर्स प्रेडिक्शंस ठीक होंगी। तो सी यू टुमारो, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।